जगन गुर्जर चंबल का वो डकैत जिसका अंत पुलिस की गोली से नहीं जेल की बैरक में हुआ, कभी जिसके एनकाउंटर की मांग हनुमान बेनीवाल ने की, जिसने कभी तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पैलेस को बम से उड़ाने की धमकी दी। कहानी उस जगन गुर्जर की जिसने सचिन पायलट की मौजूदगी में पुलिस के सामने हथियार डाले। कहानी उस जगन गुर्जर की जिसकी मौत एक बड़ी पहेली बनती हुई जा रही है। नमस्कार, मैं हूं मनीष गौड़ और आप देख रहे हैं द खबर। चंबल एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही आंखों के सामने गहरी खाइयां, ऊंचे नीचे बीहड़ और कंधों पर बंदूकें टांगे डकैतों की तस्वीर उभर आती है। इन्हीं बीहड़ों ने कई ऐसे नाम पैदा किए जिन्होंने दशकों तक पुलिस और प्रशासन की नींद उड़ा दी। लेकिन वक्त बदलता गया, डकैत खत्म होते गए और चंबल का खौफ भी धीरे धीरे इतिहास बनता गया। लेकिन इस इतिहास में एक नाम ऐसा भी दर्ज हुआ जिसने 21वीं सदी में भी 3 राज्यों की पुलिस को सालों तक चुनौती दी। नाम था जगन गुर्जर। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी धौलपुर की गलियों में दूध बेचता था, लेकिन कुछ साल बाद उसके सिर पर लाखों रुपए का इनाम था। उसके खिलाफ हत्या, अपहरण, डकैती, रंगदारी और फिरौती समेत 120 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हुए। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की पुलिस सालों तक उसकी तलाश करती रही, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पुलिस उसे कभी मुठभेड़ में नहीं पकड़ सकी। उसने जब भी आत्मसमर्पण किया, अपनी शर्तों पर किया, और आज उसी जगन गुर्जर का अंत किसी एनकाउंटर में नहीं बल्कि राजस्थान की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली अजमेर सेंट्रल जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक में हुआ। लेकिन सवाल है, एक साधारण दूध बेचने वाला युवक आखिर चंबल का सबसे चर्चित डकैत कैसे बन गया, और कैसे किसने उस 6 फीट लंबे डकैत को मौत के घाट उतार दिया। साथ ही वो सवाल भी बताएंगे जो इस हत्या पर कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। आज की कहानी सिर्फ एक अपराधी की नहीं बल्कि उस सफर की है जहाँ एक फैसले ने पूरी जिंदगी बदल दी। जगन गुर्जर राजस्थान के धौलपुर जिले का रहने वाला। उसका परिवार साधारण था। पिता लोक देवता पापू जी के मंदिर में पूजा पाठ करवाते थे। घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत नहीं थी। स्थानीय लोगों और कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जगन अपने शुरुआती दिनों में दूध बेचने का काम किया करता था। अगर जिंदगी सामान्य रहती तो शायद आज उसका नाम किसी अपराध की फाइल में नहीं बल्कि एक आम नागरिक की तरह होता। लेकिन साल 1994 यही वो साल था जिसने जगन की जिंदगी की दिशा बदल दी। गांव के एक मंदिर में प्रसाद बांटने को लेकर जगन के पिता का कुछ प्रभावशाली लोगों से विवाद हो गया। दौरान उसके पिता के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। करीब 20 साल के जगन को अपने पिता का ये अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने गुस्से में मंदिर समिति से जुड़े कुछ लोगों के साथ मारपीट कर दी, जिसके बाद अब पुलिस उसके पीछे पड़ गई। गिरफ्तारी का डर था और यहीं से उसने गांव छोड़ दिया। यही फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। गाँव छोड़ने के बाद जगन पहुंचा चंबल के बिहड़ों में। उस दौर में चंबल सिर्फ एक नदी का इलाका नहीं था, ये डकैतों का गढ़ माना जाता था। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश 3 राज्यों की सीमाओं से जुड़े इन बिहाड़ों में पुलिस का ऑपरेशन आसान नहीं होता था। इसी दौरान जगन की मुलाकात कुख्यात डकैत मोहन गुर्जर के गिरोह से हुई। यहीं से उसने बंदूक उठाई, यहीं उसने बिहाड़ों की जिंदगी सीखी और यहीं से जगन गुर्जर नाम पुलिस की फाइलों में दर्ज होना शुरू हो गया। कुछ समय बाद जगन के जीजा की हत्या हो गई। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इस हत्या के पीछे गैंग के भीतर का विवाद था। इसके बाद जगन ने कथित तौर पर मोहन गुर्जर की हत्या कर दी और गैंग की कमान अपने हाथ में ले ली। हालांकि इस घटनाक्रम के अलग अलग विवरण विभिन्न रिपोर्टों में मिलते हैं, लेकिन इतना तय है कि कुछ ही वर्षों में जगन गुर्जर चंबल के सबसे सक्रिय और सबसे वांछित डकैतों में गिना जाने लगा। समय बीतता गया और जगन का गैंग बड़ा होता गया। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तीनों राज्यों की पुलिस के लिए वह सबसे बड़ी चुनौती बन गया। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, अपहरण, फिरौती, डकैती और लूट जैसे 120 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हुए। धौलपुर के डांग क्षेत्र में उसका नाम ही लोगों में डर पैदा करने के लिए काफी था। स्थानीय स्तर पर यह भी कहा जाता है कि कई गांवों में लोग रात के समय निकलने से बचते थे, जबकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी उल्लेख मिलता है कि उसके खौफ के कारण कई परिवार शादियों और बारातों के आयोजन को लेकर भी भय में रहते थे। यानी एक साधारण युवक अब 3 राज्यों की पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका था। लेकिन जगन गुर्जर सिर्फ बिहड़ों तक सीमित नहीं रहा। उसका नाम राजस्थान की राजनीति तक पहुंचा। गुर्जर आरक्षण आंदोलन, कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को धमकी, सचिन पायलट की मौजूदगी में आत्मसमर्पण और बाद में लोकसभा में हनुमान बेनीवाल द्वारा उसके एनकाउंटर की मांग। आखिर एक डकैत राजनीति के केंद्र में कैसे पहुंच गया? बिहड़ों में बंदूक उठाने वाला जगन गुर्जर अब सिर्फ पुलिस के लिए चुनौती नहीं था। उसका नाम
नाम अखबारों की सुर्खियां बनने लगा था। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे तलाश कर रही थी, लेकिन जगन गुर्जर सिर्फ पुलिस से नहीं लड़ रहा था, वे अपनी पहचान भी बना चुका था। और फिर एक ऐसा दौर आया जब उसका नाम सीधे राजस्थान की राजनीति से जुड़ गया। साल 2007 और 2008 राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन अपने चरम पर था। पूरे प्रदेश में आंदोलन हो रहे थे, सड़कें जाम थी, रेल मार्ग प्रभावित हो रहे थे और सरकार पर लगातार दबाव बढ़ रहा था। इसी दौरान जगन गुर्जर का नाम भी चर्चा में आया। मीडिया रिपोर्ट्स और उस समय दर्ज मामलों के अनुसार उसने गुर्जर समाज के समर्थन में बयान दिए और तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को धमकी देने के आरोप में सुर्खियों में आ गया। उस धमकी के बाद राजस्थान पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। उस पर घोषित इनाम बढ़ाकर 11 लाख रुपए कर दिया। समय ये राजस्थान के सबसे अधिक इनामी अपराधियों में शामिल हो गया। पुलिस उसे पकड़ नहीं सकी, लेकिन सरेंडर उसने खुद किया। दिलचस्प बात यह रही कि तीनों राज्यों की पुलिस वर्षों तक उसके पीछे रही, लेकिन पुलिस उसे किसी मुठभेड़ में गिरफ्तार नहीं कर सकी। जगन गुर्जर का इतिहास यही बताता है कि जब भी उसने कानून के सामने हथियार डाले, अपनी शर्तों पर डाले। मीडिया और पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसने पहली बार 2001 में तत्कालीन धौलपुर एसपी बीजू जॉर्ज जोसेफ के सामने आत्मसमर्पण किया, लेकिन कुछ समय बाद वह फिर अपराध की दुनिया में लौट आया। 30 जनवरी 2009 धौलपुर जिले का कैमरी गांव, हजारों लोगों की मौजूदगी, मीडिया के कैमरे और मंच पर कांग्रेस के युवा नेता सचिन पायलट। इसी कार्यक्रम में जगन गुर्जर ने अपने लगभग 25 साथियों के साथ आत्मसमर्पण किया। ये सिर्फ एक सरेंडर नहीं था, बल्कि पूरे उत्तर भारत में चर्चा का विषय बन गया था, क्योंकि जिस डकैत को पुलिस वर्षों तक पकड़ नहीं सकी, वह खुद मंच पर आया और हथियार डाल दिए गए। हालांकि जेल और कानूनी प्रक्रिया के बाद वह फिर बाहर आया और एक बार फिर अपराध की दुनिया में उसका नाम जुड़ता रहा। तीसरी बार भी वही कहानी, समय बीतता गया, मामले बढ़ते गए, पुलिस का दबाव भी बढ़ा और फिर साल 2019 जगन गुर्जर ने तीसरी बार धौलपुर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया, यानी करीब 2 दशकों में 3 बार आत्मसमर्पण। और हर बार उसकी कहानी फिर किसी न किसी रूप में अपराध की दुनिया में जुड़ती रही। कहानी का सबसे दिलचस्प अध्याय जो बहुत कम लोग जानते हैं, साल 2019 लोकसभा का सत्र चल रहा था। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान की कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। इसी दौरान उन्होंने जगन गुर्जर जैसे कुख्यात डकैत का भी उल्लेख किया। बेनीवाल ने कहा कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन लिया जाना चाहिए, और उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कठोर कदम, यहां तक कि इनकाउंटर की मांग भी कर डाली। ये पहली बार था जब चंबल के इस डकैत का नाम देश की संसद में इतनी तीखी बहस का हिस्सा बना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जेल, जमानत और फिर नए मुकदमे, जगन गुर्जर का नाम लगातार सुर्खियों में बना रहा। साल 2022 में उस पर कांग्रेस नेता गिरिराज सिंह मलिंगा का कथित तौर पर वीडियो जारी कर धमकी देने का मामला भी सामने आया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और आखिरकार उसे अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल भेजा गया। उसे शायद ये अंदाजा भी नहीं होगा कि जिस जेल को राजस्थान की सबसे सुरक्षित जेल माना जाता है, वहीं उसकी जिंदगी का आखिरी अध्याय लिखा जाएगा। 29 जून 2026 अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल, एक बंद बैरक, सिर्फ 2 कैदी, एक जगन गुर्जर, दूसरा विष्णु जाट। कुछ ही मिनटों में चंबल के सबसे चर्चित डकैत की सांसें थम जाती है। लेकिन सवाल वही, क्या ये सिर्फ 2 कैदियों का झगड़ा था या फिर इस हत्या के पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है? कहते हैं अपराध की दुनिया में सबसे बड़ा डर पुलिस नहीं, धोखा होता है। लेकिन जगन गुर्जर के साथ जो हुआ वह किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं था। जिस शख्स के लिए कभी 3 राज्यों की पुलिस ऑपरेशन चलाती थी, जिसके एनकाउंटर की मांग संसद तक पहुंची, जिसे हाई सिक्योरिटी जेल में इसलिए रखा गया कि वह सुरक्षित रहे, उसकी अपनी बैरक के अंदर हो गई। उस दिन अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में जगन गुर्जर अपनी बैरक में बंद था। उसके साथ उसी बैरक में बंद था विष्णु जाट। विष्णु जाट भरतपुर के सबसे चर्चित कुलदीप जगीना हत्याकांड का आरोपी है और पिछले करीब 3 साल से हाई सिक्योरिटी जेल में बंद था। सुबह सब सामान्य था। पुलिस और जेल अधिकारियों के शुरुआती बयान के मुताबिक सुबह दोनों कैदियों ने बैरक की सफाई की। बताया गया कि दोनों ने कुछ समय तक लूडो भी खेला। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ घंटों के बाद उसी बैरक से एक लाश बाहर निकलेगी। जेल के नियमों के अनुसार सुबह बैरक बंद कर दी गई। करीब दोपहर 3 बजे जब जेल स्टाफ नियमित जांच के लिए पहुंचा तो जगन गुर्जर बैरक के अंदर अचेत पड़ा मिला। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे
मृत घोषित कर दिया। पुलिस की शुरुआती जांच क्या कहती है? अजमेर पुलिस के अनुसार जगन गुर्जर की गला दबाकर हत्या की गई। पुलिस का कहना है कि आरोपी विष्णु जाट ने पूछताछ में हत्या करना स्वीकार किया है। हालांकि हत्या का मकसद अभी जांच के दायरे में है, यानी ये कहना कि हत्या किसी गैंगवार साजिश या किसी बाहरी इशारे पर हुई, फिलहाल जांच पूरी होने से पहले सही नहीं होगा कहना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर ये राजस्थान की सबसे सुरक्षित जेल है तो फिर एक कैदी दूसरे कैदी की हत्या कैसे कर देता है? यही सवाल अब पूरे मामले का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि घटना के दौरान जेल की निगरानी व्यवस्था और सीसीटीवी को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। इन्हीं पहलुओं की जांच भी की जा रही है। जगन गुर्जर हत्याकांड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या की पुष्टि हुई है। शरीर पर संघर्ष के निशान नहीं मिलने से साजिश की आशंका गहरा गई है। वहीं बैरक का सीसीटीवी कैमरा 25 जून से बंद मिलने पर जांच तेज कर दी गई। जगन गुर्जर के परिवार वालों ने इस मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है। उन्होंने सीबीआई जाँच समेत कई मांगे प्रशासन के सामने रखी है। बाद में प्रशासन और परिजनों के बीच वार्ता हुई, जिसके बाद कुछ मांगों पर सहमति बन गई है। फिर सामने आए हनुमान बेनीवाल। एक बार फिर हनुमान बेनीवाल का बयान चर्चा में आया। जिस नेता ने कभी संसद में जगन गुर्जर जैसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी, उन्होंने अब इस हत्या के बाद पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और जेल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा दिए। यानी जगन गुर्जर जीते जी तो राजनीति का मुद्दा रहा और मौत के बाद भी राजस्थान की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया। जगन गुर्जर एक ऐसा नाम जो कभी चंबल के बीहड़ों में खौफ का दूसरा नाम था, लेकिन उसकी कहानी का अंत पुलिस की गोली से नहीं, एक बंद बैरक में हुआ। अब इस कहानी का आखिरी अध्याय जांच एजेंसियां लिखेगी। क्या ये सिर्फ दो कैदियों का विवाद था या फिर इसके पीछे कोई और सच छिपा है? इसका जवाब जांच पूरी होने के बाद ही मिल सकेगा। आपका इस पूरी घटना पर, इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना है? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और बने रहिए खबरों के साथ। नमस्कार।